Hello everyone. Today we are going to discuss some conceptual questions based on Gauss theorem. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ conceptual questions डिस्कस करने वाले हैं जो कि Gauss theorem के ऊपर बेस होने वाले हैं। और ये जो conceptual questions हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी 2 मार्क्स में आ जाता है इसका क्वेश्चन, कभी 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो कभी ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह का मतलब के कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डेरिवेशंस तो अच्छे से करनी ही है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको पढ़ना है, बट आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स जो है वो आ पाएँ। ठीक है, और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो जिनका नाम ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो लेक्चर रहने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस तरह से आपको एक फिगर दी गई है और आपको इस फिगर में क्या बताया गया है कि 2 चार्ज यहाँ पे यानी कि -q चार्ज और +2q चार्ज कहाँ पे है, इस फिगर के अंदर है, और जो +3 चार्ज है वो इस फिगर के बाहर है। ठीक है, कुछ इस तरह के आपको देखो यहाँ पे फिगर बना के दी गई है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या बोला गया है, -q चार्ज और जो हमारे पास +2q चार्ज है ये इस फिगर के अंदर है और +3q चार्ज जो है इस फिगर के बाहर है। क्वेश्चन बोलता है कि 2 चार्ज +q +2q एंड -q आर एनक्लोज्ड विद इन सरफेस एस। ठीक है, ये सरफेस एस उसने बोली हुई है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस। तो बोलता है कि बताइए अब इस सरफेस एस में जो है कितना फ्लक्स जो है वो एनक्लोज हो रहा है, कितना फ्लक्स इन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो देखो आपको जब गॉस लॉ मैंने बताया था तो याद है वहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की थी, हम वहाँ पे बात करते थे कि फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आता है, चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस और चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बात करते हैं चार्ज एनक्लोज्ड की कि टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हुआ है। तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हुआ है वो कैसे निकलेगा, इन 2 चार्जेस को ऐड कर लो। देखो ये जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज ये तो बाहर है, इसको तो आप लोग काउंट ही नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको तो इग्नोर करो। जो चार्ज इस एस सरफेस के अंदर आ रहा है, इस चार्ज को भी अपने क्या करना है, जितना भी चार्ज होगा उसको आप ऐड अप करिए, नेट निकालिए, नेट चार्ज, और जो चार्ज वो नेट चार्ज आएगा वही हम लोगों ने यहाँ पे क्यू इनक्लोज में लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब इस पूरी की पूरी सरफेस पे कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, ये +2q भी इसी में इनक्लोज हो रहा है और ये -q भी इसी में इनक्लोज हो रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज 2 चार्जेस। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +2q -q, तो ये आ गया q। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई = टोटल चार्ज कितना आ गया q। ये वो चार्ज है जो एनक्लोज्ड है इस सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्यू एनक्लोज्ड है इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे हम लोग, क्यू लिख लेंगे, क्योंकि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, ये क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, तो क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स। समझ आ गई बात? तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? तो अब सेकंड पे चलते हैं। देखो जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन में समझा था ना, जो भी कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? समझ आ गई बात? देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गॉसियन सरफेस, कि जो गॉसियन सरफेस है उसका क्या यूज़ है। देखो गॉसियन सरफेस के बिना हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस के बिना हम लोग गॉस लॉ को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो गॉसियन सरफेस गॉस लॉ क्या कहता है कि द टोटल सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस, याद है, ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बात करता है क्लोज्ड सरफेस की। अब अगर आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी की थी, सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, एक वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस तरह के अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट P पे, तो देखो जैसे कि मैंने आपको जब ये डेरिवेशन पढ़ाई थी वहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से बताया था और हम लोगों ने बिल्कुल
स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट पी पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर वो 3 चीज़ें हमारे पास हैं तब जाके हम लोग घास ला लगा सकते थे। और याद है वो हम लोग क्या बात करते थे, सबसे पहले हम लोग बात करते थे क्लोज्ड सरफेस की, कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो अब यहाँ अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सरफेस इमेजिन करते हैं। ठीक है, गाशियन सरफेस जो है एक हाइपोथेटिकल सरफेस भी हो सकती है। तो गाशियन सरफेस जो है वो इसलिए भी हमें इमेजिन करनी पड़ी क्योंकि हमें बात करनी है फ्लक्स की। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरह से एक गाशियन सरफेस हम लोगों ने इमेजिन की थी इस तरह से। वो इस बार वो गाशियन सरफेस का रोल कौन प्ले कर रहा था, ये सिलेंडर। और हमने इसको क्या बोला था, याद है, इसको बोला था हमने गाशियन सिलेंडर। अब देखो ये गाशियन सिलेंडर की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना भाई, फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है फ्लक्स की डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई लाइंस पास करनी है एक सरफेस में से, वो भी परपेंडिकुलरली, तब जाके आपका फ्लक्स आता है। अब घास ला लगाना है तो आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स निकालना है तो सरफेस तो चाहिए ना, फ्लक्स निकालना है तो सरफेस तो चाहिए। बिना सरफेस के आप वो लाइंस कहाँ से पास करोगे। तो अगर यहाँ पे सरफेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक सरफेस, एक सिमेट्रिकल सरफेस, ऐसे भी नहीं कि कोई भी सरफेस ड्रा कर दी किसी भी तरह की। अगर आपके पास इस तरह से चार्ज पड़ा हुआ है तो भाई ये मैंने एक सरफेस ड्रा कर दी, ऐसी सरफेस नहीं। सरफेस भी कैसी चाहिए, एक सिमेट्रिकल सरफेस। ठीक है, तो सिमेट्रिक सरफेस इस केस में, इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट विल बी द सिमेट्रिकल सरफेस, इट विल बी ए सिलेंडर। तो एक हमें सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए होती है, ताकि वो सिमेट्रिकल सरफेस इसलिए चाहिए होती है ताकि हम लोग क्या कर पाएँ, फ्लक्स निकाल पाएँ। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझाई मेरी बात। तो इसीलिए क्योंकि हमें घासला लगाने के लिए यानी कि फ्लक्स निकालने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत होती है। बिना सरफेस के हम लोग फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एक गाशियन सरफेस इमेजिन करते हैं, एक सिमेट्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास। समझ आई बात, क्लियर। तो देखो ये यहाँ पर इसी तरह का लिखा भी है, तो आप लोग प्रॉपर तुम्हारे नोट्स बनते रहें। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे प्रॉपर एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो उसका पर्टिकुलरली जो आंसर होता है वो भी वहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे मैं आपको समझा भी रहा हूँ, और आपके पास जब नोट्स बनाने की बारी आएगी आपकी, तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो। जब ये क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने तो वीडियो को पॉज करो, और ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, नीट एंड क्लीन आप इसको लिख लो आराम से। इसका सोल्यूशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर लिखा हुआ है, उसको भी अपने कॉपी पे लिख लो, सो दैट कि आपके इस तरह से प्रॉपर जो है वो नोट्स बनते रहें। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपका जिस तरह से ये कोर्स चल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग सबसे पहले तो डेरिवेशंस को अच्छे से ड्राइव करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। फिर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो भी एग्जाम में आने होते हैं, न्यूमेरिकल भी आने होते हैं। उसके बाद देखो एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस भी आने होते हैं, और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपने यहाँ से समझ लिया। अगर प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपने तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को जो आपके सामने अभी बोर्ड पे आया हुआ है इसको आप लोग लिखते भी जाइए। ठीक है, सो दैट कि आपके एग्जाम के टाइम पे आपकी रिवीजन जो है बड़ी आराम से हो जाए। क्लियर, समझ आ गया ना, गाशियन सिलेंडर की क्यों ज़रूरत होती है, गाशियन सरफेस की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है ना, गाशियन सरफेस इसके लिए ज़रूरत होती है क्योंकि घासला अप्लाई करने के लिए हमें फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक सरफेस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की डेफिनेशन ही क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो भाई सरफेस तो चाहिए, जब सरफेस ही नहीं होगी तो लाइंस कहाँ से पास करेंगी। तो क्योंकि यहाँ पे सरफेस तो नहीं है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास, तो हम लोग एक सरफेस इमेजिन करते हैं, एक सिमेट्रिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, और उसी सिमेट्रिकल सरफेस का नाम होता है गाशियन सरफेस। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चले, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग line charge depends upon the distance of the observation point from the line charge। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से चार्ज जो है वो एक लाइन पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, तो बोल रहा है कि क्या इस तरह से अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकालते हो किसी पॉइंट P पे, ठीक है, जैसे हमने आप पॉइंट P पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो बोलता है कि अगर
क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। कहता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से वेरी करती है, मतलब कि अगर पॉइंट P1 मान लो, उसको पॉइंट P1 पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो जो मेरे पास आंसर आएगा, अब पॉइंट P पे भी क्या वही आएगा कि कुछ डिफरेंट आएगा। ये पॉइंट P2 मान लो, पॉइंट P2 पे कुछ यही आंसर आएगा कि डिफरेंट आएगा। यहाँ अगर मैं पॉइंट P3 मान लेता हूँ तो बोलता है कि अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा। यानी कि बोल रहा है कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये डिस्टेंस से वेरी करती है। लाइन चार्ज से मैं डिस्टेंस अगर बढ़ाता जाऊंगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, एक लाइन पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो डिस्टेंस से वेरी करती है। तो देखिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा आंसर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, E = 1/, याद है आपको, 2π एप्सिलॉन लैम्डा डिवाइड बाई r, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई थी, E = 1.2π एप्सिलॉन लैम्डा डिवाइड बाई r, यानी कि यहाँ पर E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r क्या था, r वो डिस्टेंस था जहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट रखा था, जहाँ पे हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे थे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ P2 पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, P3 पे स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। समझ आई मेरी बात, P1 पे जो स्ट्रेंथ होगी, जो P2 पे स्ट्रेंथ होगी वो इससे कम होगी, है ना, और P3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो और कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला ड्राइव किया था वहाँ पे हमारे पास आ गया था E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, अब प्लेन शीट की बात कर रहा है, ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द शीट ऑफ द चार्ज। तो कहता है कि क्या अगर ये लाइन चार्ज की जगह अगर मेरे पास इस तरह से शीट हो, ठीक है, लाइन चार्ज की जगह अगर इस तरह से शीट हो और उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और अगर आपको किसी पॉइंट P पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहता है कि क्या जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, P1 मान लो इसको, या P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या P3 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या ये सेम आएंगी कि डिफरेंट आएंगी इन केस ऑफ शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, बताओ। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए ये, क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया था, याद है। देखो इन केस ऑफ शीट ऑफ चार्ज हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था, याद है आपको, E = सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना बदल रही है, 2 कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट। इसका क्या मतलब था, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आती है, यानी कि पॉइंट P1 पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वही पॉइंट 2 पे भी आने वाली है, वही पॉइंट 3 पे भी आने वाली है। यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस से कुछ भी वेरी नहीं होना है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो जब मैंने आपको गॉस थ्योरम वाला जो लेक्चर हम लोगों ने जब किया था तो मैंने पहले ही दिन ही बताया था कि गॉस थ्योरम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ, है ना, विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट कूलम लॉ जब हमने स्टडी किया है, याद आपको, कूलम लॉ जो है वो तो किसके लिए होता है, वो तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना, वहाँ Q1 जो Q2 है ना, यहाँ पे हम लोग इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स निकालते हैं, तो ये जो फोर्स निकालते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पॉइंट चार्ज होते हैं। कूलम लॉ अप्लाई होता है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जैसे चार्ज सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक यहाँ पे सपोज करो रिंग है और इसके ऊपर इस तरह से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, सपोज करो ये एक रिंग है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इस केस में अगर मेरे को और इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस केस में हम लोग कूलम लॉ को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम लॉ को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है ना, ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर, इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस केस में हम लोग कूलम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी हेल्प करता है कौन, यहाँ पे हमारी हेल्प करता है गॉस लॉ। ठीक है, कौन हेल्प करता है, गॉस लॉ। ठीक है, तो सपोज करो अच्छा अगर आपको कूलम लॉ ही यूज़ करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी इधर, है ना, अगर पॉइंट चार्ज ही के हिसाब से ही निकालना है तो इस चार्ज की वजह से निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो इन सब चार्ज की वजह से पहले आप लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालोगे, फिर
इन सब वैल्यूज़ को आप लोग ऐड करोगे, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे, तो काफ़ी हेक्टिक एक जॉब जो बन जाती है, ठीक है। और खासकर जब हमें अगर ऐसा बोल दिया हो इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, बोल दिया होगा इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अब इस केस में तो हमें नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का भी नहीं ना पता, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पर्टिकुलर नंबर भी नहीं पता, तो फिर उस केस में कैसे लगाएंगे यहाँ पे उस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी फिर कैसे लगाएंगे, तो काफ़ी मुश्किल जॉब हमारे पास बन जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गॉस लॉ जो है वो यूज़ करते हैं। गॉस लॉ यहाँ पे हमारी काफ़ी हेल्प करता है जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब कहीं किसी बॉडी पे है, तब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो जहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सपोज ए गॉसियन सरफेस डज नॉट इंक्लूड एनी नेट चार्ज, कि अगर आपका कोई गॉसियन सरफेस है उसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। डज इट नेसेसरी mean that E is equal to 0 for all points on the surface। देखो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो कहता है कि अगर आपकी कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, सपोज करो आपके पास इस तरह से कोई, चलो क्यूब ही ले लेते हैं, क्यूब के न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सपोज करो इस तरह से आपके पास इस तरह की गॉसियन सरफेस है। बोलता है कि अगर आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, कोई सिमेट्रिकल फिगर जो है गॉसियन सरफेस का रोल प्ले कर सकती है, कि अगर आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चलो ये चार्ज है, यहाँ पर नहीं है, क्यू यहाँ पे था, चलो अब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है, द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। जब क्यू एनक्लोज्ड ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स, क्या हर पॉइंट पे फ्लक्स 0 आना ज़रूरी है? क्या हर पॉइंट पे फ्लक्स आना 0 आना ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज नहीं हो फिर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स हो, चार्ज नहीं हो और फिर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे इस क्यूब को अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, है ना, अगर इस क्यूब को अगर मैंने एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, एक पैरेलल इस तरह से, देखो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल फ्लक्स अभी भी निकालोगे ना इस पूरे के पूरे क्यूब का, और मैंने आपको वहाँ पे क्यूब वाले जब क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तो वहाँ पे मैंने यही पर्टिकुलर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आएगा, बताओ, टोटल फ्लक्स टू द क्यूब कितना आने वाला है? 0, अभी भी 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो इसके बाद जो 6 फेज़ हैं, उन 6 फेजेस में से 4, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 फेजेस में तो ऑलरेडी 0 है, बचे ये 2 फेज, एक ये और एक ये, लेफ्ट फेज एंड राइट फेज। लेफ्ट फेज में फ्लक्स आएगा, ठीक है, और वो कितना आएगा? पॉजिटिव में आएगा। उतना ही फ्लक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ पे एंटर कर रही हैं, यहाँ पे लीव कर रही हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव में फ्लक्स आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में फ्लक्स आएगा, और कुल मिला के फिर भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कुल मिला के फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, है ना। जब एडअप करेंगे ना टोटल निकालने के लिए, फिर से फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अभी भी देखो कोई चार्ज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, टोटल फ्लक्स अभी भी 0 आ रहा है। लेकिन क्या हर सरफेस पे 0 है? नहीं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, ठीक है, फ्लक्स देखो टोटल फ्लक्स अभी भी 0 है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस सरफेस की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 है? क्या इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू 0 है? नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू है ना। वो कितनी है? फाई। अगर ये लेफ़्ट है और ये अगर राइट, और ये अगर राइट फेस है, ये अगर लेफ़्ट फेस है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? ई इंटू ए। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, और जो हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू राइट साइड में क्या आएगी? ई इंटू ए, पॉजिटिव में इंटू ए, है ना। तो इसका मतलब इस सरफेस पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आई, और इस सरफेस पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आई। अगर पर्टिकुलरली एक ही सरफेस की बात करूँगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आएगी, है ना। और पर्टिकुलरली अगर इस सरफेस की बात करूँ तभी मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। टोटल फ्लक्स अभी भी 0 है। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब अगर निकालूंगा तो 0 है, लेकिन 0 आने के बावजूद हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं है, फिर भी हमारे पास अगर उस बॉडी के किसी न किसी सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू हो सकती है ना। टोटल तो 0 आएगी, जितना एंटर कर रहा है उतना लीव भी कर रहा है, तो फिर भी आंसर तो 0 ही आना है। लेकिन किसी न किसी एक सरफेस पे, एक या 2 सरफेस पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ सकती है। क्लियर? देखो यहाँ पे आंसर में भी ये लिखा हुआ है, इफ़ अ गॉसियन सरफेस डज नॉट इंक्लूड एनी नेट चार्ज, देयर कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, बट
पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, बट पैरेलल टू द सरफेस, ओके। और हाउएवर इट विल रिक्वायर दैट देयर शुड बी सम सोर्स चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन फिर भी देखो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ पे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो चार्ज है, तभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ से यहाँ मूव कर रही हैं, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज किसी एक बॉडी में इंक्लूड नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप कहो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ ही नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज भी आ सकती हैं। जैसे देखो, अगर इस सरफेस की बात करूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, इस सरफेस की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, बट ये पैरेलल हैं, है ना, इस सरफेस के पैरेलल हैं। और अगर ये इस सरफेस के अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आएंगी ना, तो फिर उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है ना। तो यहाँ पर इस सरफेस पे, इस सरफेस, बाकी सरफेसेस पे, क्योंकि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में इस सरफेस पे, खासकर अगर मैं तुम्हें बताऊँ, या जो यहाँ पे मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ई वेक्टर और ए वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 बन रही है, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 बन रही है, और फ्लक्स की वैल्यू तो 0 बन रही है, तो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो पास इसके सरफेस के ऊपर से जा रही है ना, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू 0 आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, बट ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, ठीक है। उसकी वजह से मेरे पास फ्लक्स आ रहा है 0। क्लियर, समझ आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट डिस्कस करें, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर करो, उसको रीड, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ए स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी, ठीक, इन अ लार्ज अनचार्ज मेटल स्फीयर एज फिगर। तो देखो, पहले इस फिगर को ध्यान से देखो, क्या कह रही है ये डायग्राम, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह से मेरे पास क्या है, एक मेरे पास स्मॉल मेटल स्फीयर है, ये एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्मॉल मेटल स्फीयर है। इस स्मॉल मेटल स्फीयर में चार्ज जो है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है इस मेटल स्फीयर में। अब क्या किया गया है, ये मेटल स्फीयर रखा हुआ है एक कैविटी में, एक स्फेरिकल कैविटी में। कैविटी मतलब एक मेटल है, मेटल की इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि मेटल है, और उसके बीच में इस तरह से खाली जगह है, कैविटी है। और उस कैविटी में, ठीक है, ये देखो, ये सारा का सारा मेटल का बना हुआ है, और यहाँ पे उसकी कैविटी, और उस कैविटी में क्या किया हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ये मेटल है, ठीक है। ये जो है ना, ये फ्री स्पेस है, ये खाली जगह है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है ना, देखो डायग्राम में, है ना। तो अब क्या कहता है ये क्वेश्चन में, बोल रहा है कि आप एक काम करो, गॉस लॉ को यूज़ करो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि गॉस लॉ का यूज़ करके, यूज़ गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2। और देखो P1 P2 पॉइंट कहाँ दिया इसने, एक दे दिया इसने यहाँ पर, और ये P2 इसने दे दिया इस मेटल स्फीयर के अंदर, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जिसने अच्छे से गॉस लॉ को अच्छे से अगर समझा हुआ है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलो, P1 तक का जो रेडियस है इसको R1 मान लो, और P2 तक का जो रेडियस है इसको आप लोग मान लो R2, ठीक है। अब देखो, पहले एक बात करते हैं पॉइंट P1 की। पॉइंट P1 पे अगर आपने अगर गॉस लॉ को यूज़ करना है, पॉइंट P1 पे अगर आपको गॉस लॉ को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए मेरे को, शाबाश। देखो, यहाँ पर अगर मैं गॉस लॉ का यूज़ करूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे लिखते हैं इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब पॉइंट P1 पे मेरे को क्या करना है, देखो, गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए मेरे को क्लोज सरफेस चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक गाशियन सरफेस मुझे यहाँ पे ड्रा करनी पड़ेगी। इस पॉइंट P के ऊपर इस तरह से गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं कि पॉइंट P इसके सरफेस पे आ जाए, ठीक है। ये आगे मेरे पास गाशियन सरफेस, ठीक है जी, ये आगे मेरे पास गाशियन सरफेस। तो क्या कहता है, द सरफेस इंटीग्रल अबाउट द क्लोज सरफेस, ठीक है, अबाउट द क्लोज सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस ये आ गई, क्लियर। क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, या Q एनक्लोज लिख देता हूँ यहाँ पे, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
देखो जिसने ये स्टेटमेंट अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया ना, उसके लिए ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है ना। क्या है ये है सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर बात, ई तो यहाँ पे चलो कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ई सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस डी एस वेक्टर क्यू एनक्लोज, बताओ मेरे को यहाँ पे, ये ना आपके पास, ये ना इस सरफेस की बात हो रही है, ये जो ये वाली गाशियन सरफेस है, ये यहाँ पर कौन है, ये यहाँ पर गाशियन सरफेस का रोल प्ले कर रही है, गाशियन जीएस लिख दूँ, गाशियन सरफेस, ठीक है। तो ये देखो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, देखो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, प्लस क्यू, तो यहाँ पे एक कैपिटल क्यू आ गया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब बताइए आप मेरे को ई वेक्टर, यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये यहाँ पर छोटा सा एक डी एस वैक्टर लिया होगा इसने, है ना, यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब देखो ये इस तरह के छोटे छोटे डी एस, मान लो ये डी एस था, तो इस तरह के छोटे छोटे डी एस अगर मैं ऐड अप करूँगा, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास, पूरा का पूरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर, कितना यहाँ पे R1 है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ना ई वेक्टर, यहाँ लिख दूँ, क्या आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। क्लियर है ना, कितना इजी, समझ आ गया ना। तो वो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, गाशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और बाकी देखो जब हम इसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे, क्या होता है क्लोज सरफेस, तो वो कितना आ जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना R1 है, तो सिंपल सा तरीके से निकल गया हमारे पास ई वेक्टर। अच्छा अब बात करते हैं जी P2 पॉइंट की। अब देखो जैसा कि हमें पता है कि जो एक कंडक्टर होता है ना, क्योंकि ये मेटल की प्लेट, मेटल है, ये मेटल यानी कि कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर नहीं करती, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर मेटल के अंदर चाहे मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूँगा, वहाँ पे ई की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो क्योंकि पॉइंट P2, ठीक है, इसको तो गास ला को भी यहाँ पे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसी बात से यहाँ पे बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेंगे कि क्योंकि ये मेटल है, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंटर नहीं करती हैं, दैट इज़ वाई व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर जा ही नहीं रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 अगर लिखूँगा एज एट पॉइंट P2 शुड बी इक्वल टू 0, खत्म, है ना। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ आ गया। ओके अब नेक्स्ट करें डिस्कस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। देखो ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी ये सीखा था कि एक मेरे पास अगर हालो कंडक्टर हो, ठीक है, एक मेरे पास हालो कंडक्टर हो, तो हालो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक हालो कंडक्टर है। अब देखो जो, और इस हालो कंडक्टर को ना समझो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है ना। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर एंटर करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर इस कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू क्या आई, 0 आई। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगी, क्योंकि ये हालो कंडक्टर के अंदर है, तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगी, कुछ भी नहीं होगी कि पास आउट नहीं होगी, है ना। तो फिर इसका मतलब ये जो हालो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह का शील्ड का काम कर रहा है ना, एक तरह का शील्ड का काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझी मेरी बात। देखो इस तरह से समझते हैं इसको। देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटर है, अगर मैंने इसको क्या किया, बाहर रखा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसमें से पास आउट हो जाएंगी बड़े आराम से। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से उठा दिया और इस हालो कंडक्टर के अंदर जब मैंने इसको रख दिया, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स पास आउट होंगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हालो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो एक तरह से इसने हालो कंडक्टर ने क्या कर दिया, इसको शील्ड कर दिया। क्या कर दिया, इसको शील्ड कर दिया। इसी शील्डिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पर क्या है, का जो हॉलो कंडक्टर होता है उसमें से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आती है वो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास आउट हो सकती हों, अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दूंगा तो अब उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास आउट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को शील्ड कर दिया। किससे? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी शील्डिंग को क्या कहते हैं? इसी शील्डिंग को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया कंसेप्ट? ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मिटा दूं? ठीक है जी, देखो आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सेफेस्ट वे टू सेफ गार्ड फ्रॉम द लाइटनिंग इज़ टू बी इनसाइड अ कार। कमेंट। देखो कहता है कि अगर आप कहीं मौसम ख़राब हो, ठीक है, तो लाइटनिंग अगर हो रही हो तो कहता है कि जो सेफेस्ट प्लेस है, ठीक है, जो सेफेस्ट प्लेस है वो क्या है? क्या वो इंसान, लाइटनिंग अगर यहाँ से हो रही है तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बचने के लिए कार में बैठना सुरक्षित है? क्या बंदा अगर कार में बैठा हो तो क्या वो बच सकता है? ये क्या बन गई? ये किस तरह की कार बन गई? ठीक है, तो कहता कि अगर लाइटनिंग हो रही हो और अगर एक इंसान अगर कार के अंदर बैठा हो तो क्या वो बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। क्यों बचेगा? क्योंकि देखो ये जो सरफेस है ये कैसी है, एक कंडक्टर है, और ये कार एक तरह का, ये जो कार है ये कार एक तरह की क्या है, एक तरह का ये हॉलो कंडक्टर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये कार एक तरह का हॉलो कंडक्टर का रोल प्ले कर रही है ना। तो क्या होगा, ये जो लाइटनिंग जब हो रही है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो कंडक्टर के अंदर तो जा नहीं सकती, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो कंडक्टर के अंदर तो नहीं जा सकती, यानी कि ये यहाँ पर जो अगर यहाँ पे स्ट्राइकिंग अगर हो भी जाती है तो सारा का सारा चार्ज जो है ना इस सरफेस के ऊपर आएगा, कंडक्टर के ऊपर आएगा। अरे टायर तो बनाए नहीं, बिना टायरों वाली कार। ठीक है, तो जितना भी अगर जो चार्ज आएगा वो सारा का सारा सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि हॉलो कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकती, तो इसीलिए जितना भी चार्ज अगर आ भी जाएगा सारा का सारा सरफेस पे रहेगा, तो ये जो इंसान इस कार के अंदर बैठा होगा वो बच जाएगा। तो ये क्यों बचेगा? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो आंसर में भी क्या लिखा हुआ है, द हॉलो structure of the car provides electrostatic shielding from the lightning because this car behaves as hollow conductor। ये कार एक hollow conductor की तरह बिहेव कर रही है, और hollow conductor के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहती है, इसीलिए एक इंसान जो कि कार के अंदर बैठा हुआ है ड्यूरिंग द लाइटनिंग वो बच सकता है। क्लियर? समझ आ गया कंसेप्ट? तो देखिए ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो इतना ही करते हैं आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।